पल पल बदलते मौसम की हम बात करते हैं। गर्मी जा रही है और सर्दी आ रही है, कहीं खुश्क हवाएं हैं और कहीं रात में खुनकी बढ़ जाती है। मुल्क के बालाई इलाके तो यकसर बदल चुके हैं। पिछले कई दिनों से हम आपको दिखा भी रहे हैं कि बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी नारान की झील सैफुल मलूक हो जाए या झील लुलू सर हो जाए, यहाँ पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। जाना है, जम गई हैं, झीलें जम चुकी हैं। आप करा दें मेरी छुट्टी, मैं अभी कभी निकल जाता हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो मौजूदा हालात हैं उससे इस बार लगता ये है कि सर्दियों का दौरानिया इजाफी रहेगा। और इस तमाम तर तब्दीली पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर माहौलियात और सीनियर जर्नलिस्ट आफिया सलाम साहबा ने। आफिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अक्टूबर में बर्फबारी, सीधा सवाल, क्या सर्दियों का ड्यूरेशन इस बार ज़्यादा रहेगा या फिर जो मौसमी तग़य्युरात होते जा रहे हैं, हम मौसम के पैटर्न्स में फ़र्क देखते जा रहे हैं? पहले जून जुलाई में गर्मी थी, वो शिफ्ट होती जा रही है, सर्दियां पहले आ रही हैं और जो बाद में आती थी। तो क्या इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा या फिर इट्स अ शिफ्ट ऑफ द सीजनल पैटर्न्स? जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। और मैं माहिर माहौलियात नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और जानने की कोशिश करती रहती हूँ। देखिए, ये एक साइंटिफिक एक अमल है जिसके ज़रिए हम ये इस तरह के जो मफरूज़े होते हैं हमारे जहन में, वो जानते हैं फिर कि ये सही है या नहीं। और मौसमियाती तग़य्युर हो रहा है, इसमें आप कोई शक नहीं है। उसमें जिन जगहों पे बारिश जिस मौसम में होती थी उस मौसम के अलावा बारिश हो रही है, और जो बर्फ़बारी है वो भी प्रेसिपिटेशन, जो कि एक अमल है जिसकी वजह से जिसके एक अमल नतीजा बारिश होती है, ये भी उसी प्रोसेस का हिस्सा होता है। सर्दियां बढ़ने के बजाय जो प्रेडिक्शंस हैं वो ये कि सर्दियों का दौरानिया कम हो रहा है हमारे यहाँ। तो जल्दी सर्दी आना एक अलग चीज़ है और सर्दियों का दौरानिया, टोटल अरसा जो है सर्दी का वो कितना होगा, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमने इसी तरह से जो हमारे बारिशों का मौसम है उसको भी हम देख रहे हैं कि वो भी शिफ्ट हो रहा है। जो पहले खड़ी फसल हम पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं, मार्च अप्रैल में बारिश आती है, जिसको अब एक नाम देना शुरू कर दिया है प्री मानसून, क्योंकि वो मानसून की बारिश का तो सबको पता था। अब मार्च अप्रैल के अंदर भी बारिशें होनी शुरू हुई हैं जिससे हमारी फसलें तबाह हो रही हैं। तो ये वो तग़य्युरात हैं जिसकी स्टडी हो रही है, और जब कोई लंबे अरसे के ऊपर आपको डेटा सामने नज़र आता है तो तब आप उसके ऊपर ये अपनी राय कायम करते हैं कि क्या सर्दियां बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं या शिफ्ट हो रहा है मौसम में। तो सर्दियों में हमारे जो शुमारी इलाका जाते हैं वहाँ की झीलें हमेशा जम जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। सुबह सुबह और शाम के वक्त उनकी कराची जैसे शहर में भी शुरू हो गई है महसूस होनी, जो लोग सुबह उठते हैं उनको मालूम है। लेकिन ये कि ये अक्टूबर है, अक्टूबर का वस्त हो चुका है और इस वक्त ये कमोबेश ऐसा होता है। और अगर हम अपने सामने जो वेदर का डेटा है, क्लाइमेट तो बात की बात है, जो आपका उसमें आप देखें कि पिछले 3-4 सालों में क्या कोई बहुत वाज़ेह फ़र्क आया है, तो अभी इतना वाज़ेह फ़र्क नहीं आया कि हम कहें कि ये बिल्कुल तब्दील हो गया है ना हमारा सर्दियों का पैटर्न। इसको हमें अभी कुछ और साल स्टडी करके फिर हम ये कहेंगे कि जी सर्दियाँ शिफ्ट हो गई हैं या गर्मियाँ बढ़ गई हैं या सर्दियाँ कम हो गई हैं। ये बात तो तय हो चुकी हुई है। लेकिन अभी ये जो हम कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में ही क्यों बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है, तो आप अगर 4 रोज़ पहले के 4 या 5 रोज़ पहले का इस्लामाबाद देखें, वहाँ पे टेनिस बॉल के साइज़ के जो जालाबारी हुई है, क्या वो इस मौसम के हिसाब से नॉर्म है? तो वो नहीं है। कल या परसों भी बहुत शदीद वहाँ थंडर स्टॉर्म था। थंडर की जो इंटेंसिटी है और जो आपकी लाइटनिंग स्टॉर्म्स आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। आप अगर साहिली पट्टी पे देखें तो यहाँ पे तूफ़ान जो हैं वो बतदरीज उनकी तादाद भी और उनकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। तो ये तमाम जो है ना चीज़ें मौसमियाती तग़य्युर का बायस हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि सर्दी जल्दी शुरू हो रही है तो उसके असरात की तरफ हम फ़ौरन जाएं और उनको समझ के उसके मुताबिक अपने जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको ढालने की कोशिश करें। जल्दी सर्दी होने का हमारे ज़रई मुल्क में क्या असर होगा हमारे क्रॉप्स के ऊपर, हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि जब यही चीज़ हम लेके
एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के पास जाएं तो उनसे कहें जी सर्दी जल्दी शुरू हो रही है, अब आप बताइए कि क्रॉप की अडेप्टेशन क्या होगी, इस पे हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। दूसरा बिल्कुल एक और जो फील्ड है जो फिर से हमारी एक तरह से मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो टूरिज्म है। जब सर्दी बढ़ जाती है, जैसे आपने कहा कि शुमाली इलाका जात में बर्फ़ गिर गई है, तो कई ऐसे रास्ते हैं जो कि फिर आपके काबिल इस्तेमाल नहीं रहते, तो वहाँ के लोगों की मईशत पे उसका क्या असर होता है, वहाँ पे खुराक की तरसील, वहाँ पे ईंधन की तरसील किस तरह से मुतासिर होती है, और वहाँ की इकोनॉमी जब वो टूरिस्ट इन्फ्लक्स नहीं होता तो वो किस तरह से अडेप्ट करती है जल्दी वो रास्ते बंद होने से। अक्टूबर तक, अवाइल नवंबर तक लोग टूरिस्ट जो हैं वहाँ पे जाते रहते थे, जो एडवेंचर टूरिस्ट हैं वो तो जब वो बर्फ़ वहाँ गिर जाती है तब भी जाते हैं, लेकिन उसमें भी एक आपका टाइमलाइन होती है कि किस वक्त तक जा सकते हैं। बिल्कुल, जब तक आपके पास वहाँ से वापस आने के रास्ते जो हैं वो आफिया, ये तो आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। ऑब्वियसली नॉर्दर्न एरियाज़ में वो लोग जो टूरिज़्म से रिलेटेड होते हैं वो ये भी देख के चलते हैं मामलात कि उनकी इतने महीने तक बंद रहनी है, तो उससे पहले वो इतना ज़्यादा कमा लें। बट ये जो शिफ्ट हुआ है इन द वेदर, ये उनको ज़रूर अफेक्ट करेगा। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था, बैक आपको याद होगा जो ग्लोबल वार्मिंग पे एक बहुत बड़ी मेजर हुई थी सिटिंग ऑफ ऑल दी हेड्स ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज क्योटो प्रोटोकॉल्स, और उसमें ये बात बताई गई थी कि जो टुंड्रा रीजन है हमारे, वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होते जा रहे हैं, और हमारा जो रीजन है वो आहिस्ता आहिस्ता कितनी बुरी तरीके से अफेक्ट होता जा रहा है। गो के पाकिस्तान का CO2 एमिशन में इतना किरदार भी नहीं है, इतना पार्ट भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज हु इज गोइंग टू बी अफेक्टेड द मोस्ट, इनफैक्ट वन ऑफ द टॉप मोस्ट 5 कंट्रीज जो अफेक्ट होने जा रहा है बिकॉज ऑफ द CO2 एमिशंस। एक तो भारत, ऊपर से चाइना। ठीक है जी, तो ऐसे में जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी तगय्युरात पे भरपूर काम कर रही है, लोग ग्लेशियर्स पे बड़ी बड़ी चादरें लगा के उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? आप हमारी गवर्नमेंट के स्टेप्स को कैसे देखती हैं? द बिलियन ट्री सुनामी एंड ऑल दैट, क्या हम ग्लोबल वार्मिंग को सही से टैकल कर रहे हैं, या फिर जो 70 साल से होता आ रहा है हम वैसे ही कर रहे हैं, चादर ओढ़ के सो रहे हैं? देखें, वो हमें वो खुद मलामती का रोल नहीं अपनाना चाहिए। जैसे आपने खुद ही कहा कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग के अंदर तो बहुत कम हिस्सा है, लेकिन हम उससे मुतासर होने वाले टॉप 5 ममालिक में से, बल्कि इस दफ़ा जो रिपोर्ट आई है वल्नरेबिलिटी इंडेक्स की, उसमें हम नंबर 5 पे हैं। तो अब जब हम एमिशंस में हमारा बढ़ाने का इतना कोई हिस्सा नहीं, जाहिर है वो दूसरे ममालिक हैं जिनकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसमें फिर हम अपनी हद तक, और इसमें इक़दाम लिए गए हैं कई, क्योंकि हमारा क्योटो प्रोटोकॉल तो अब पुरानी बात हो गई, हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे हर मुल्क ने एक कमिटमेंट दी है कि हम इतने फीसद अपनी जो एग्जिस्टिंग एमिशंस हैं उसमें भी कमी लाएंगे। सही, तो अपना हिस्सा हम उसमें डाल रहे हैं मुख्तलिफ इक़दाम के ज़रिए, लेकिन बात यह है कि हमें उससे निपटने के लिए जो इक़दाम करने चाहिए, हमें अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा ज़ोर उस पर देने की ज़रूरत है, और उसमें दुनिया को हमारा साथ देने की ज़रूरत है। तो हमें ये बावर कराना दुनिया के लिए दुनिया पर ज़रूरी है कि हमें वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी हेल्प चाहिए, और ज़ाहिर है माली वसाइल के ज़रिए कि हम उन चीज़ों से अडेप्ट कर सकें जो हमारे ऊपर ये मसाइब और मसाइल हमारे लिए आएंगे, जो कि हमारे अपनी किसी हरकत की वजह से नहीं है। तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने की रफ्तार बढ़ रही है। हम हर साल देखते हैं कि आप शिस्पर ग्लेशियर का अभी कुछ ही अर्सा पहले एक वो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग एक सिचुएशन हो गई थी गिलगित की तरफ। चित्राल में आपके पास तकरीबन हर साल जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है उसकी वजह से तबाही आती है। हमारे जो साहिली पट्टी है, जैसे मैंने कहा कि उसमें समंदर की दरअंदाज अंदाजी भी है, और उसके अलावा समंदरी तूफान बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा आपकी जो डेजर्टिफिकेशन बढ़ रही है कि जिन इलाकों में बारिश नहीं हो रही है और जिस वक्त पे होनी चाहिए नहीं हो रही, तो वहाँ पे आपके खुश साली का एक जो फुटप्रिंट है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस सब से हमारे जो लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन है, उसको माइग्रेट भी करना पड़ता है। उसको हम क्लाइमेट माइग्रेशन कहते हैं
इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की भी। हम बात करते हैं मिशंस कंट्रोल की, हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी भी हमारी हुकूमत ने कर दी, हम रैपिड ट्री प्लांटेशन की तरफ भी जा रहे हैं, हम और भी इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन ये इन सब के लिए जितने ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है, आलमी सतह पे वो जो एक ग्लोबल पॉट ऑफ मनी है और ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो जिन ममालिक के पास है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से जाएं, हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ख़त्म करें। और हमने कमिटमेंट की भी है कि कब तक हम अपनी तरक्याती अहदाफ को मीट करने के बाद हम ये टेपर ऑफ करेंगे इन तमाम चीज़ों को। तो वो इतना आसान नहीं होगा जब तक हम वो अहदाफ को मीट करने के लिए साथ साथ ट्रांजिशन पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, उस ट्रांजिशन के लिए बहुत वसाइल चाहिए और वो वसाइल हमारे अपने अभी अंदरूनी रिसोर्सेज नहीं हैं। तो दुनिया अगर ये चाहती है कि हमारे जैसे ममालिक बगैर तरक्की किए वो तमाम इकदाम लें जिनको वो कहते हैं कि आप एमिशंस कट करें, तो ये एक नाइंसाफ़ी की बात है। ग्लोबल साउथ में सिर्फ हम नहीं, हमारे जैसे तमाम ममालिक जो हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव वगैरह, इन सब से एक डिमांड की जा रही है कट्स की। लेकिन डिमांड करने वाले ममालिक अपना हिस्सा देखें कि उनका ग्लोबल वार्मिंग में क्या हिस्सा है। जब तक वो बहुत ज्यादा रेडिकल किस्म के इकदाम नहीं करेंगे, जाहिर है तब तक जिन ममालिक से डिमांड की जा रही है आपकी साहिबा, वो किस तरह से इकदाम करें। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। और जो माहौल बनता जा रहा है, बदलता जा रहा है, उसमें इकदाम वक्त के साथ साथ करना बेहद ज़रूरी है ताकि हम अपडेट रहें और बाकी ममालिक को कम्पीट कर सकें और साथ अपने ममालिक की सयाहत को महफूज बना सकें।